जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो धैर्य रखें, प्रयास करें। समय बदलता जरूर है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर है CC कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, और असेसमेंट मतलब आकलन, इवैल्यूएशन में मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मूल्यांकन को डैश, मूल्यांकन असेसमेंट, ये आकलन के जगह पर दे दिया, मूल्यांकन लिख दिया। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। वियोशन कह रहा है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। हाँ, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट सी देखें, केवल नंबरों के संदर्भ में करना है, सिर्फ नंबर देने के लिए तो नहीं। डी करा वस्तुनिष्ठ पर अगर लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, नहीं कोई फिक्स नहीं है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है, आकलन एक भाग होता है जिसमें बच्चे की क्या पता चलता है कि कितने बच्चे किस स्तर से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितना और सीखना है। इसलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानकीकृत, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि उनकी मानकीकृत, सबसे पहले मानकीकृत परीक्षण की किसको बोलते हैं? मानकीकृत जो ऐसे परीक्षण के लिए जो तैयार किया जाता है, विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाता है, बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है, किसी समूह के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं मानकीकृत, जिसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोला जाता है, मानकीकृत परीक्षण बोला जाता है। तो उनकी आलोचना पूछ रहा है, तो एक स्टैंडर्ड को वो लोग मेंटेन करते हैं, किसी खास को नहीं करते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह पक्षपाती है। तो ये तो आंसर वो बी देख लेते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं ये भाषा का समझना मुश्किल रहेगा तो कैसे सब लोग उसको दे पाएंगे, बी नहीं होगा। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू किए जा सकते हैं, नहीं लागू किया जा सकता, ये भी गलत है। बड़ी आबादी पर लागू, जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया, सीटेट का एग्जाम हो गया, ये बड़ी आबादी पर लागू किया जाता है। वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, नहीं तो अपना लेवल का स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि हाँ मैट्रिक का ही हुआ या सीटेट पास का। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा, वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। देखिए मुख्यधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं, कहने का मतलब जो क्वेश्चन वो टेस्ट सेट करते हैं, यदि 10th बोर्ड का सेट करें तो 10th का स्टैंडर्ड का सेट करते हैं, वो स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं, ध्यान स्टूडेंट पर वो फोकस नहीं करते कि कौन सा स्टूडेंट तेज है कमजोर। या सीटेट का जो भी क्वेश्चन, तो सीटेट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट होता है, उसमें पार्टिकुलर किसी को फोकस नहीं किया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, पक्षपाती होता है। इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन, उसमें क्या किया जाता है, सीखने का अवसर मिलता है, और जब हम पूरी तरह सीख लेते हैं तब जांच होता है जिसमें कितना हमने सीखा, तो उसके सीखने का मूल्यांकन। अब देखिए ऑप्शन ए करा बच्चे की प्रगति या उपलब्धि स्तर को जानने का, तो ये तो प्रगति सही लग रहा है। बी करा बच्चे के सीखने की जरूरत जानने के तदनुसार शिक्षण की रणनीति तैयार करने का, नहीं है कुछ है, भी नहीं होगा। सी कह रहा है अवधि अंतरालों पर बच्चे प्रदर्शन का आकलन करने, उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, नहीं सी भी नहीं होगा। डी कह रहा बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने की उचित लक्ष्य निर्धारित करने।
नहीं, ये क्या चीज होगा? ये बच्चे की प्रगति और उपलब्धि का, सब बच्चे की प्रगति का, ये बच्चे किस तरह प्रगति कर रहा है, जो सीखने के दौरान किया जाता है उसको बच्चे की प्रगति उपलब्धि। यदि पूरी तरह हम सीख लेते हैं तो उसके बाद किया जाता है ये क्या ना, उपलब्धि का स्तर। इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा, नहीं है सतत। देखिए, एक है इससे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये तो लग रहा है। बी कह रहा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। हाँ, सतत और व्यापक अभिन्न अंग है। यह अभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। बच्चे की उपलब्धि या बच्चे की धीमे, खराब, बुद्धिमान चिन्हित करने के लिए उपयोग नहीं है। ये निगेटिव भी हो गया। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ये बच्चे की खराब, बुद्धिमान चिन्हित नहीं किया जाता कि बच्चे बुद्धिमान है, बच्चे खराब हैं, ये बच्चे धीमे हैं, इसलिए इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ग्रेडिंग, कोडिंग, आकलन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के द्वारा उदाहरण है। ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन और क्रेडिट जो दिया जाता है किसके द्वारा? परीक्षा के उत्तर प्रश्नों का मूल्यांकन प्रक्रिया। हाँ, ये तो लग रहा है का उदाहरण है। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण करना, आरेख पत्र रिपोर्ट अकादमी को प्रदर्शन करना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन की गणना विधि। हाँ, अधिगमकर्ता के जो है उपलब्धि का आकलन के बच्चे की क्या इसमें उपलब्धि प्राप्त की। बेटर आंसर डी लग रहा है इसका। फिर से देखते हैं, एक परीक्षा उत्तर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, कक्षा के बच्चों की स्थिति का निरूपण है, आरेख पत्र रिपोर्ट अकादमी प्रदर्शन, प्रगति प्रदर्शन है का उदाहरण है। इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणना कि बच्चे ने कितना उपलब्धि प्राप्त किए, तब उसमें ग्रेडिंग, कोडिंग या अंकन या क्रेडिट संचय प्रणाली का उदाहरण है, गणना विधि है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षक के लिए क्या सहायता करता है? यानी शिक्षक अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे वहाँ पर कि यदि अधिगमकर्ता अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो शिक्षक सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। यदि अधिगमकर्ता अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो टीचर कहेंगे कि हमको जो पढ़ा रहा है उसको शिक्षण विधि को बदलने की जरूरत है। देखते हो सर, अधिगमकर्ता को प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, तो ये तो शिक्षक के लिए बेनिफिट नहीं हुआ। बी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं मूल्यांकन करने के, कक्षा में अधिगमकर्ता की क्षमता का समूह, ये तो सबसे गलत हो गया। शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करने के लिए, गतिविधि की सूची करने। फिर से कि बी, ये नंबर अधिगमकर्ता के प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने नहीं। बी कह रहा है शिक्षण अधिगम विधि की प्रभावशाली का मूल्यांकन। हाँ, शिक्षण अधिगम विधि, जो शिक्षण अधिगम विधि प्रभावशालिता से मूल्यांकन शिक्षक को होगा कि जो हम शिक्षण अधिगम कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं वो किस तरह से सीख रहे हैं कि नहीं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर 6 का कौन हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता का। ये तो वही चीज होगी। 6 नंबर तो देखिए ले, बी नंबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आकलन हम लोग निकालते हैं असेसमेंट का, वो प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखो, श्रेणीबद्ध कभी नेगेटिव हो गया। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना। हाँ,
7 को बी लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन सी देखिए, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकित, एक गलत हो गया। रिपोर्ट को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, एक गलत हो गया। आंसर इसका कौन हो जाएगा? बी हो। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना, स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना मेन आकलन करने का ये उद्देश्य होना चाहिए। आंसर कौन हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र व्यापक से संबंधित है, क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक अवर, केवल संकलनात्मक अवर, न तो संरचनात्मक न तो संकलनात्मक, तो केवल यही कर गया, या दोनों नहीं कर रहा। लेकिन सतत का मतलब रेगुलर होता है, व्यापक का मतलब होता है सभी चीज को शामिल करना, जो संज्ञानात्मक को होता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। दिख रहा है विधि का प्रकार, विधि के प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। बेस्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आकलन असेसमेंट क्या है? बच्चों के लेवल करने, वर्गीकृत करना, लेवल करना वर्गीकृत नेगेटिव हो गया, एक गलत हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी नंबर, बच्चों को लेवल करने, बच्चों की प्रतियोगिता भावना के लिए सक्रिय रूप से बढ़ाना। प्रतियोगिता भी बताए थे, इसमें नेगेटिव होता है। सीखने की सुनिश्चित करने के लिए कि तनाव और दबाव उत्पन्न करना, नहीं, इनके सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। हाँ, वेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। 9 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर, डी नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आकलन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका अंग है क्योंकि आकलन शिक्षण अंग है क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। गलत, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। बी कह रहा बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सके कि अपने सहपाठी की तुलना में कहां पर है। नहीं, ये तो फील हो गया, तुलना करना, नेगेटिव हो गया। सीख रहा आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है। हाँ, बच्चे के अधिगम को उससे समझता है कि बच्चे कितना समझ में है, उसे अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। हाँ, शिक्षा की परिपुष्टि भी होती है कि हम पढ़ा रहे हैं जो बच्चे समझ के नहीं रहे। सी लग रहा है। डी देख लें, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षक ने पढ़ाया और बच्चे ने सीखा नहीं। आकलन एकमात्र तरीका नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर इसका होगा जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए? नहीं। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी तो लग रहा है 11 का बी होना चाहिए। आगे देखिए, शिक्षण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में अंत में नहीं, नेगेटिव हो गया। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, माने ये टीचिंग का ही शिक्षण अधिगम में उसी का पार्ट है, इसलिए आंसर इसका बी हो, बी नंबर इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की सफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। कक्षा परीक्षण में अच्छे प्रदर्शन करने में एक बच्चे की सफलता इस विश्वास को ले जाती है। एक आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं के स्पष्ट रूप पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाना है। नेगेटिव हो गया। 12 बी देख लीजिए, बी क्या कर रहा है? पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, सफलता करता है, असफलता हमें विश्वास दिलाता है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रिया पर विचार करना। बी हो सकता। सी देखते हैं, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण चाहे वह व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, नेगेटिव हो गया। डी कर बच्चे को कुछ निश्चित क्षमताओं
और कमियों के साथ पैदा होता है। ये तो नेगेटिव हो गया, सोचना है कि बच्चे निश्चित क्षमता और कमियों के साथ पैदा करते हैं। इसका आंसर कौन बी हो जाएगा। पाठ्यक्रम शिक्षण प्रति आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। कर एक बच्चे सफलता हमें यह विश्वास की तरफ लेते, कोई बच्चे असफल अच्छे प्रदर्शन में असफल हो जाते हैं तो पाठ्यक्रम क्या करना पड़ेगा, शिक्षण पद्धति या आकलन प्रक्रिया का किस तरह हम आकलन लिए हैं बच्चे की, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जी किधर चलेंगे जी, इधर आ गए बी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में पटचर्या शब्दावली की ओर से, पटचर्या जिसको करिकुलम बताते हैं, जिसको स्कूल की सारी एक्टिविटी शामिल होती है, पढ़ाई से लेकर खेल से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलम से लेकर सारी एक्टिविटी शामिल होता है, उसको बोला जाता है पटचर्या। जैसे एनसीएल 5 जो एक तरह का क्या है, करिकुलम है, एक पटचर्या है। ये ऑप्शन करा शिक्षण प्रति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम बी ही हो जाएगा इसका। मूल्यांकन प्रतिक्रिया, कक्षा में प्रयोग किए जाने वाले पाठ सामग्री, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 13 की। चलिए देखिए 13 के भी क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 करें आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, आकलन जो हम करते हैं उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। माने उसको उपयोगी बनाना भी और रोचक बनाना है। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये नेगेटिव दम हो गया। सबसे पहले तुलना करें, विद्यार्थी को बुद्धिमान औसत विद्यार्थी की उपाधि देना कि बुद्धिमान है, औसत है, बिलो, ये भी नेगेटिव हो गया। इसमें वर्गीकृत करें। सीख रहा है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधि तरीकों का प्रयोग करना, ये हो सकता है। प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक जो हम लोग पढ़ते हैं, शैक्षिक जो पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, पेंटिंग हो गया, खेल हो गया, कुछ प्रोग्राम में भाग लेना, वो शैक्षिक क्षेत्र। विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, इसीलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का यह है निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं पूछ रहा है। यह शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो ये तो अभिन्न अंग है, सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों की धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी, हाँ यही नहीं है कि बच्चों को धीमी, खराब, बुद्धिमान चिन्हित नहीं किया जाता। इसे भारत में शिक्षा और अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, सतत व्याकरण तो चिन्हित नहीं किया जाता। आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा 15 का। चलते आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, सतत एवं व्यापक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसके पहले कौन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। सतत शिक्षा के साथ प्रशिक्षण में तालमेल बैठाना, बी कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करना, ये तो नेगेटिव हो गया। सी कह रहा है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियां के तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलती तुलना को सुधारना, ये भी नेगेटिव हो गया। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है, सही हो गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन में पता चलेंगे कि कहाँ पर किस तरह अवलोकन में हमको कमी है और किस तरह उसको हमको सुधार करना है, तो ये चीज होता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर देते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार पूछ रहा है कि क्या आधार होना चाहिए। सतत सीखने की एक से अधिक पक्षों का आकलन हो सकता है, आकलन के अवसरों का अधिकतमकरण,
मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना, नहीं बोझ बढ़ाना ये तो नेगेटिव हो गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तार्किक आधार क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, अच्छी तरह होती है, सिद्ध लगातार भी हो जाती है। व्यापक में संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष होते हैं। तो मानव व्यक्तित्व का समग्र प्रकृति, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का समग्र होलिस्टिक नेचर के, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 17 का आंसर सी हो जाएगा, 17 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? उनकी निदान को जो कमी रहता है निदान मैंने पता करना चाहिए, और पता यदि हो जाए तो उसको उपचार करके ठीक करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी का रहा है समुचित उपचारात्मक कार्य, हाँ यही उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचार। और डी का रहा है संघन अभ्यास कार्य, कौन हो जाएगा इसका? सी नंबर, समुचित। क्या कि निदान से पता किया, उपचारात्मक कार्य करके उसको क्या करें, जो गलतियां करें उसको सही करेंगे। सी नंबर 18 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी की अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो ये तो अगली कक्षा में भी प्रोन्नत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। बी कर सीखने में होने वाली कमियां का निदान और उपचार करना, हाँ ये हो सकता है कि उसकी कमियां को निदान मैंने पता करना, उपचार करके उसको ठीक करना। सी कह रहा है शिक्षार्थी को त्रुटि निकालना, सिर्फ त्रुटि निकालना नहीं होता, शिक्षार्थी को उपलब्धि का मापना नहीं, क्योंकि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उसको कमियों को पता करना या निदानात्मक, और जो कमियां होता है उसको दूर करना। इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आ गया 13 पे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए 19, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट का रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आत्मा हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीता। बी कह रहा है संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर एवं अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी की उपलब्धि को श्रेणीकरण, ये तो गलत हो गया। रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो डी नंबर तो लग रहा है इसका कि 20 का डी होगा। निम्न कौन सा सत्य है कि रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों को विकास का सार प्रस्तुत करता है। देखिए रचनात्मक आकलन क्या होता है कि बच्चे के पास जो नॉलेज होते हैं उसी के अपने नॉलेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट करके उसकी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो रचनात्मक आकलन है कि आपको जितना नॉलेज है तो एक कभी सार उसका प्रस्तुत करता है रचनात्मक में। तो ये सही लग रहा है कि वह आकलन निरंतर अभिन्न है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यानी 20 का डी। हमेशा की तरह फिर कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।